साल 1966 की बात है। एक लड़का था जिसका नाम रिचर्ड मोंटानेज था। उसका परिवार मैक्सिको से था, बहुत गरीब था। उसके पिताजी शराबी थे और एक वाइन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। रिचर्ड एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, इसलिए स्कूल में बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। लंच के समय कुछ बच्चे उसके खाने का ब्रिटो मतलब एक तरह का रोल फेंक देते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें मटर होती थी और वे कहते थे कि ये तो गरीबों का खाना है। लेकिन रिचर्ड ने कभी बुरा नहीं माना। अगले दिन वह फिर स्कूल गया और इस बार ज्यादा बुरिटो बनाकर लाया। उसने एक बुरिटो उस लड़की को दिया जो उसे पसंद थी और एक बुरिटो एक बदमाश लड़के को छकने के लिए दिया। जैसे ही उस लड़के ने बुरिटो छका, उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आया। फिर बाकी बच्चे भी मांगने लगे। रिचर्ड ने सोचा, क्यों ना इसे बेचूं। उसने एक बुरिटो के 25 सेंट लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वह स्कूल का छोटा मोटा व्यापारी बन गया और उसे बहुत ऑर्डर मिलने लगे। जो पैसे उसने कमाए, उससे उसने सोचा कि वह अपनी पसंद की लड़की के लिए चॉकलेट खरीदेगा। वह चॉकलेट लेने दुकान गया। उसके पास ज्यादा पैसे थे, तो लोगों ने ध्यान दिया। शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बिना किसी कारण उसे चोर समझ लिया। 60 के दशक में मैक्सिकन लोगों को नीचे दर्जे का माना जाता था और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। रिचर्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में चला गया। 70 के दशक में वह किशोर हो चुका था। लंबे बाल, मूंछें और पुलिस से नफरत। वह गैंगस्टरों के साथ रहने लगा और ड्रग्स का धंधा करने लगा। स्कूल की वही लड़की जुड़ी अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। दोनों साथ रहते थे। एक दिन जुड़ी गर्भवती हो गई। ये बात रिचर्ड को बहुत गहरी लगी। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी पर सोचना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसने अपने गलत दोस्तों से दूर रहना शुरू किया। साल 1982 में रिचर्ड और जूडी ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए। रिचर्ड एक इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करने लगा, पर उसकी कमाई बहुत कम थी। घर का गुजारा मुश्किल से होता था। जूडी एक दुकान में काम करती थी और उसी की कमाई से घर चलता था, वो भी बड़ी मुश्किल से। रिचर्ड को एक बेहतर नौकरी की तलाश थी। कभी कभी जूडी सड़क पर सामान बेचती थी। थक हार कर रिचर्ड अपने माता पिता के घर गया, लेकिन उसके पिता ने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। फिर वह अपने पुराने दोस्तों के पास गया और दोबारा ड्रग्स बेचने का सोचने लगा, लेकिन गैंग लीडर टोनी ने उसे मना कर दिया। टोनी अब बदल चुका था और एक फूड फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसने रिचर्ड को सलाह दी कि वो भी वहां नौकरी के लिए अप्लाई करे। अगले दिन रिचर्ड फ्रिटोले नाम की कंपनी गया, जो चीटोज, लेज और डोरिटोज जैसे स्नैक्स बनाती है। उसे एप्लीकेशन फॉर्म मिला, लेकिन वह उसे भरने में झिझक रहा था। वह घर आया और जुडी ने उसकी मदद की। जुडी ने फॉर्म में लिख दिया कि रिचर्ड सेंटो बर्नार्ड्स हाई स्कूल से पढ़ा है, जबकि रिचर्ड ने कभी स्कूल पूरा नहीं किया था। अगले दिन जब वह फॉर्म लेकर कंपनी गया, तो जो मैनेजर था वह खुद उसी स्कूल से था। रिचर्ड झूठ बोलने में अच्छा नहीं था, इसलिए उसने सच बता दिया और इस तरह से उसकी सच्चाई सामने आ गई। रिचर्ड ने उस फैक्ट्री में काम करने का एक मौका मांगा। मैनेजर ने देखा कि सफाई कर्मी की नौकरी में ज्यादा जोखिम नहीं है और उसे यह भी पता था कि मैक्सिकन मजदूर बहुत मेहनती होते हैं। इसलिए आखिरकार उसने रिचर्ड को नौकरी पर रख लिया। अगले ही दिन रिचर्ड ने कंपनी द्वारा दी गई फ्रिटोले की यूनिफॉर्म अच्छे से प्रेस की। एक प्रवासी के रूप में इतनी बड़ी कंपनी में काम करना उसके लिए गौरव की बात थी। भले ही काम सफाई का ही क्यों ना हो। उसे पूरी फैक्ट्री घुमाई गई, जहां उसने देखा कि किस तरह ढेर सारी चिप्स बनती हैं और पैक होती हैं। वह इस शानदार व्यवस्था को देखकर बहुत उत्साहित हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि उसे मशीनों में बहुत रुचि थी। रिचर्ड बहुत मेहनत से काम करता था और जब भी समय मिलता वह मशीनों को गौर से देखता था। उसे ये मशीनें बहुत आधुनिक और शानदार लगती थीं। एक बार उसने एक मशीन ऑपरेटर से इस बारे में पूछा, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, तू अपना काम कर। रिचर्ड को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत थी और वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिससे उसका करियर खतरे में पड़ जाए। एक बार जब रिचर्ड सफाई कर रहा था, उसकी मुलाकात क्लेरेंस नाम के ऑपरेटर से हुई। रिचर्ड ने तुरंत मशीनों में अपनी रुचि दिखाई। खुशकिस्मती से क्लेरेंस ने उसकी बात को सम्मान से सुना। क्लेरेंस ने बताया कि उसने मशीनों का ज्ञान खुद ही सीखा है। यह सुनकर रिचर्ड और भी उत्साहित हो गया और सवाल पूछता रहा, लेकिन तभी टोनी आ गया और बातचीत को रोक दिया। बाद में टोनी ने क्लेरेंस से माफी मांगी कि उसके दोस्त ने ज्यादा बोल दिया। कैफेटेरिया में टोनी ने रिचर्ड को समझाया कि हम जैसे छोटे कर्मचारी
बड़े अफसरों से यूं सीधे बात नहीं करते। उसने बताया कि क्लेरेंस कंपनी का सबसे अनुभवी ऑपरेटर है, लेकिन 15 साल की सेवा के बावजूद उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला, शायद रेसिज्म की वजह से। ये सब सुनकर रिचर्ड का मन और मजबूत हो गया कि वो क्लेरेंस से जरूर सीखेगा। उसे अपनी सफाई की नौकरी से खुशी तो थी, लेकिन वो पूरी जिंदगी सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन रोजर जैसा बने, जो उस समय पेप्सी कंपनी का सीईओ था और कोका कोला को टक्कर दे रहा था। वैसे भी फ्रिटोले कंपनी पेप्सी की ही एक ब्रांच थी। रिचर्ड ने क्लेरेंस को खुश करने के लिए उसके लिए खास मैक्सिकन खाना लाना शुरू किया। क्लेरेंस को उसकी नीयत समझ में आ गई कि ये लड़का वाकई कुछ बनना चाहता है। क्लेरेंस ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। अब रोज रिचर्ड सफाई करते वक्त मशीनों के बारे में पूछता रहता और क्लेरेंस हमेशा उसे जवाब देता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। सीखने की लगन के कारण रिचर्ड सुबह जल्दी आता और देर से जाता। उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब देश में आर्थिक मंदी आ गई। फ्रिटोले ने भी अपने कई कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। रिचर्ड को प्रमोशन तो नहीं मिला, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसकी नौकरी बची रही। 1984 से 1992 तक के 8 सालों में रिचर्ड को सफाई कर्मी की नौकरी से ही संतुष्ट रहना पड़ा, क्योंकि प्रवासी मैक्सिकन मजदूरों के लिए काम मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। भले ही उनकी नौकरी की घंटे भी धीरे धीरे कम हो गए थे। कर्मचारियों की कमी के चलते रिचर्ड ने स्वेच्छा से दूसरे विभागों का काम भी संभालना शुरू किया। एक दिन जब वो माल की डिलीवरी में मदद कर रहा था, तो उसने देखा कि उनके स्नैक्स को सिर्फ गोरे लोग के बीच ही बेचा जा रहा था और फ्लेवर भी बहुत कम थे। उस साल कंपनी की हालत भी बिगड़ने लगी, क्योंकि मंदी के कारण बिक्री घट रही थी और दूसरी कंपनियों के नए प्रोडक्ट्स से मुकाबला भी कड़ा हो गया। रोजर एनरिको, कंपनी के सीईओ, इतना तनाव में आ गए कि उन्हें मोटिवेशनल वीडियो तैयार करवाया, जिसे कंपनी की हर ब्रांच को दिखाना था, ताकि सभी वर्कर्स उसे देख सकें। उस वीडियो में रोजर एनरिको ने अपने कर्मचारियों से शांति रखने को कहा और उन्हें कहा कि वे एक सीईओ की तरह सोचें और कंपनी को सुझाव दें। रैंचो कुकामोंगा की फ्रिटोले शाखा में वह वीडियो सिर्फ रिचर्ड ने देखा। रोजर एनरिको की बातें रिचर्ड के लिए बहुत प्रोत्साहित थीं। एक वाक्य था, कठिनाई के पीछे अवसर खोजो। उसी दोपहर रिचर्ड अपने बेटों को स्कूल से लेने गया। वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसका एक बेटा घायल था। पता चला कि उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया था, क्योंकि किसी ने उसे लैटिनो कह दिया था। वहीं छोटा बेटा तो परवाह भी नहीं करता था। उसे गर्व था कि उसकी रगों में मैक्सिकन खून है, क्योंकि उसे अपनी मां के बनाए मैक्सिकन खाने जैसे टैको, बुरिटो, कार्ने असादा बहुत पसंद थे। अपने बेटे को खुश करने के लिए रिचर्ड उन्हें मसालेदार भुट्टा खिलाने ले गया। बच्चे को तीखा खाना वाकई पसंद आया। उसी वक्त रिचर्ड को एहसास हुआ कि लैटिनो लोगों को वाकई तीखा खाना बहुत पसंद है। मसालेदार भुट्टा ने उसे एक नई तरकीब दी। जब वह घर लौटा, उसके मन में एक आइडिया आ चुका था, जिससे जुड़ी हैरान रह गई। उसका इरादा था कि वह एक ऐसा नमूना बनाए जिसमें तीखे मसाले हों, जो कंपनी को बचा सके और उसकी नौकरी भी। उसने अपनी पत्नी से मसालों का मिश्रण तैयार करने को कहा। अगले दिन फैक्ट्री में रिचर्ड ने अपनी ये सोच क्लेरेंस को बताई। उसे पूरा भरोसा था कि जो स्नैक वह बनाना चाहता है, वो मार्केट में बिकेगा और कंपनी को बचाएगा। उसने क्लेरेंस से रोजर एनरिको से बात करवाने को नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि क्या वह कुछ कच्चा माल घर ले जा सकता है, जिससे वह नमूना तैयार कर सके। रिचर्ड और जूडी फिर एक असली मैक्सिकन दुकान पर मसाले खरीदने गए। उन्होंने तरह तरह के मसाले खरीदे ताकि वे प्रयोग कर सकें। रिचर्ड को कई बार वापस दुकान जाना पड़ा, क्योंकि जूडी कुछ खास मसाले मंगवाती थी। जब सब तैयार हुआ, उन्होंने अपने छोटे बेटे स्टीवन को टेस्ट करने के लिए कहा। वैसे तो फ्रिटोले की रिसर्च टीम पहले ही तीखे स्वाद पर काम कर चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ केमिकल फ्लेवर तैयार करते थे, जबकि रिचर्ड और जूडी ने असली मसालों से टेस्ट तैयार किया। रिचर्ड और जूडी ने कई बार प्रयोग किया और आखिरकार ऐसा मिक्सचर तैयार हुआ जो स्टीवन को बेहद पसंद आया, इतना कि वो उसके स्वाद का दीवाना हो गया। एक दिन उनकी फैक्ट्री में फिर से कर्मचारियों की छंटनी हो रही थी। रिचर्ड को लगा कि अब उसे कुछ करना चाहिए। उसने हिम्मत करके लॉनी नाम के प्लांट मैनेजर से अपनी बात कही और कहा कि रोजर एनरिको को बुलाया जाए। लॉनी ने सीधे मना कर दिया। उसका कहना था कि एक सफाई कर्मी की बात सीईओ तक नहीं पहुंचेगी।
रिचर्ड को बुरा लगा क्योंकि उसकी बात को नजरअंदाज किया गया। आखिरकार रिचर्ड ने खुद अकेले ही कदम उठाया। उस रात जब सब लोग जा रहे थे, वह चुपचाप मैनेजर के ऑफिस में घुसा और सीईओ का फोन नंबर कॉपी कर लिया। अगले दिन उसने गुपचुप तरीके से सीईओ के ऑफिस में फोन किया। स्टाफ यह सुनकर चौंक गया कि एक सफाई कर्मी ने सीधे सीईओ के ऑफिस में कॉल किया है। लेकिन जब उन्होंने रिचर्ड की मंशा जानी और कंपनी की हालत को समझा, तो उन्होंने फोन कॉल सीधे रोजर एनरिको को ट्रांसफर कर दिया। रिचर्ड ने सीईओ से बात करते हुए सीधी बात कही। उसने बताया कि वह एक मैक्सिकन है और जैसे सारे मैक्सिकन लोग होते हैं, उन्हें स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वे हमेशा उसमें तीखी चटनी या मसाला मिलाकर खाते हैं। उसने यह भी कहा कि उसने एक ऐसा मसाला तैयार किया है जिसे उनके प्रोडक्ट्स पर छिड़का जा सकता है। जब रोजर को पता चला कि रिचर्ड को प्रेरणा उसी के वीडियो से मिली, तो वह उसके विचार में दिलचस्पी लेने लगा। रोजर ने रिचर्ड का नमूना मंगवाया और जब उसे टेस्ट किया, तो हालांकि वह बहुत तीखा था, लेकिन उसका स्वाद बेहद लाजवाब था और एडिक्टिव था। कहानी को छोटा करें तो रोजर ने रिचर्ड को फोन किया और कहा कि वह उसकी वेरी इम्प्रेस्ड विद द इनिशिएटिव। अगले 2 हफ्तों में रोजर ने तय किया कि वह खुद रैंचो कुकामोंगा स्थित फ्रिटोले फैक्ट्री का दौरा करेगा। रिचर्ड को उम्मीद थी कि सीईओ उससे और भी नए आइडिया सुनना चाहेंगे। जब एक बड़े अधिकारी ने एक छोटे कर्मचारी के आइडिया को सुनने का फैसला किया, तो फ्रिटोले फैक्ट्री में हलचल मच गई। उसके अपने काम की जगह पर भी मैनेजर ने उसे डांटा कि उसने आदेशों की सीढ़ी को तोड़ा है। रिचर्ड को सीधे सीईओ से जाकर बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी तब जब बात एक नए फ्लेवर के बारे में थी, क्योंकि इससे कंपनी के रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च बढ़ सकता है। और अगर कंपनी ने रिचर्ड के तीखे स्वाद को सपोर्ट करना जारी रखा, तो कुछ कर्मचारियों की नौकरी दोबारा जा सकती है। इस सब के बाद रिचर्ड बेचैन हो गया। उसे डर लगने लगा कि अगर कंपनी में दोबारा छंटनी हुई, तो कहीं उसकी वजह से उसे जिम्मेदार न ठहरा दिया जाए। उसने तो यहां तक सोच लिया कि सीईओ को फैक्ट्री आने से रोकना चाहिए, लेकिन किस्मत से उसके पास जुड़ी थी, उसकी पत्नी, जो कभी हार मानने नहीं देती। जूडी ने उसे समझाया कि प्लांट मैनेजर का गुस्सा बस उसका घमंड था। वे अपने मातहत कर्मचारियों की सोच और समझ से डरते थे कि कहीं उनकी इज्जत न चली जाए। जूडी ने रिचर्ड को बेकार की बातों में ध्यान ना देने को कहा और साथ बैठकर प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगी। अब दोनों लाइब्रेरी से जानकारी ढूंढने लगे कि बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी तरह दी जाती है। जहां एक और जुड़ी उसे बोलने का तरीका सिखा रही थी, वहीं क्लेरेंस भी उसे फॉर्मल रूप में बोलना सिखा रहा था, ताकि वह अच्छे से अपनी बात रख सके। साथ ही जुड़ी ने यह भी ध्यान रखा कि रिचर्ड का पहनावा थोड़ा पढ़ा लिखा और सभ्य लगे। प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। रिचर्ड अब भी अपने नोट्स याद कर रहा था। थोड़ी देर में रोजर एनरिको कुछ अधिकारियों के साथ फैक्ट्री पहुंचे। उनका आना बहुत प्रभावशाली और डराने वाला था। रिचर्ड के पास एक प्रोजेक्टर और प्रेजेंटेशन शीट थी। उसने ठान लिया कि वह अपने विचार सबके सामने रखेगा, लेकिन वो उन अफसरों की तरह व्यवहार नहीं कर पाया जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हों। उसने फैसला किया कि वो जैसे है वैसे ही बोलेगा। रिचर्ड पूरी ईमानदारी और खुलेपन से बोला। उसने कहा कि एक लैटिनो ग्राहक के नजरिए से उनके प्रोडक्ट बहुत बोरिंग लगते हैं। उसने कहा कि लैटिनो लोगों को मसालेदार खाने की आदत है और वे चाहते हैं कि स्नैक्स में मजेदार स्वाद हो। उसने अधिकारियों की आंखें खोलने की कोशिश की कि अमेरिका में लैटिनो मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन अब तक कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब एक अधिकारी ने उसे मजाक में उड़ा दिया क्योंकि वो मार्केटिंग के टेक्निकल टर्म्स नहीं जानता था, तो भी रिचर्ड ने परवाह नहीं की। उसका मकसद बस इतना था, वह लैटिनो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना चाहता था, जो चाहते थे कि उनका स्वाद प्रोडक्ट्स में दिखाई दे। बस इतना कहना ही काफी था कि रोजर एनरिको रिचर्ड की सोच को समझ पाए। रिचर्ड को मार्केट ट्रेंड्स जैसे शब्दों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह लोगों की पसंद को समझता था, और यही बात रोजर एनरिको को पसंद आई। रोजर ने तय किया कि रिचर्ड के विचार को एक मौका दिया जाएगा। कंपनी ने निर्णय लिया कि 5,000 पैक इस नए प्रोडक्ट के बनाए जाएंगे और बाजार में टेस्ट किए जाएंगे। इस नए फ्लेवर का नाम रखा गया फ्लेमिंग हॉट सीटोज। लेकिन अफसोस, कुछ समय तक ये पैक सुपरमार्केट की शेल्फ पर पड़े रहे और किसी ने खरीदे ही नहीं। कंपनी के एक अधिकारी जेम्स फिनले ने निर्णय लिया कि अब इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देना चाहिए। रिचर्ड और लॉनी, जो कि ब्रांच फैक्ट्री के मैनेजर, ने इस फैसले का विरोध किया। लॉनी ने कहा, हमें एक और हफ्ते का मौका दीजिए।
अब हालात बहुत नाजुक हो गए थे। रिचर्ड खुद पर शक करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सफाई कर्मी को इतने बड़े फैसलों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग होते हैं। क्लेरेंस ने फिर से उसका हौसला बढ़ाया। उसने रिचर्ड से कहा, अपना घमंड निगल लो और कभी हार मत मानो। घर लौटकर रिचर्ड ने इस समस्या का हल ढूंढना शुरू किया। फिर एक बार उसे अपने बेटे से प्रेरणा मिली। उसके बेटे ने कहा, मैंने कभी फ्लेमिन हॉट चीटोस का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा। अगले दिन रिचर्ड और टोनी अपने पुराने गैंग के पास गए। उसने टोनी से वादा किया कि अगर वो उसकी मदद करे तो उसे फिर से उसका पुराना काम दिला देगा। फिर टोनी और उसके गैंग के साथी रिचर्ड फैक्ट्री की में आए। फिर वो एक मशीन पर चढ़ गया और उसने भाषण दिया। उसने सभी कर्मचारियों से कहा कि उनकी ब्रांच में बने फ्लेमिंग हॉट चीटोस को कंपनी बंद करने वाली है। इसलिए रिचर्ड ने सभी से मदद मांगी। उसे पूरा विश्वास था कि फ्लेमिंग हॉट चीटोस की बिक्री इसलिए कम है क्योंकि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। इसी वजह से उसने मार्केटिंग करने का प्लान बनाया। वो चाहता था कि गोदाम में रखे ढेर सारे फ्लेमिंग हॉट चीटोस को लटीनो कम्युनिटी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वही इनका असली टारगेट थे। सभी कर्मचारियों की मदद से कार्डबोर्ड के डिब्बों को टोनी और बाकी गैंग की कारों में भर दिया गया। फिर ये सारे सामान उन बस्तियों में ले जाए गए जहां लटीनो कम्युनिटी रहती थी। उम्मीद थी कि इससे वे इस नए प्रोडक्ट में दिलचस्पी लेंगे। इसके अलावा रिचर्ड और उसके बेटे भी सुपरमार्केट गए और जानबूझकर फ्लेमिंग हॉट चीटोस खरीदे, ताकि वहां के बाकी ग्राहक भी उत्सुक हों कि आखिर ये क्या चीज है। इस कदम का असर हुआ। फ्लेमिंग हॉट चीटोस की बिक्री का ग्राफ ऊपर जाने लगा। ये खुशखबरी सुनकर रोजर एनरिको बहुत उत्साहित हो गया। उसने तुरंत रिचर्ड से संपर्क किया और आदेश दिया कि फ्लेमिंग हॉट चीटोस की 5 मिलियन पैक तुरंत रांचो कोकामोंगा ब्रांच में बनाए जाएं। ये खबर रिचर्ड और सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तुरंत उत्पादन शुरू हुआ और इतने बड़े प्रोडक्शन के लिए पहले निकाले गए कर्मचारियों को फिर से बुला लिया गया, जिसमें टोनी भी शामिल था। अब फ्लेमिंग हॉट चीटोस एक बार फिर बाजार में छा गया। 6 महीने बाद कंपनी की स्थिति फिर से स्थिर हो गई, यहां तक कि मंदी से पहले जैसी हो गई। और ये सब फ्लेमिंग हॉट चीटोस की वजह से हुआ। क्लेरेंस, जिसने 20 साल इंतजार किया था, आखिरकार नया प्लान मैनेजर बना दिया गया। लेकिन रिचर्ड, जिसे उम्मीद थी कि उसे मशीन ऑपरेटर बना दिया जाएगा, उसे अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। लेकिन उसी दिन रोजर एनरिको खुद चुपचाप फैक्ट्री में आया। उसने रिचर्ड से मुलाकात की और उसे चौंका देने वाली खुशखबरी दी। मशीन ऑपरेटर नहीं, बल्कि उसने रिचर्ड को प्रमोट करके बना दिया डायरेक्टर ऑफ क्रॉस कल्चरल मार्केटिंग। रोजर चाहता था कि रिचर्ड और भी नए फ्लेवर लाए जो अलग अलग समुदायों की पसंद के अनुसार हों। अब सारे कर्मचारी रिचर्ड के योगदान को बहुत सम्मान देने लगे। जूडी को जब पता चला कि उसका पति डायरेक्टर बन गया है, तो वह हैरान रह गई। उसके बाद रिचर्ड ने और भी कई इनोवेशन किए, जिनकी वजह से फ्रीटोले के प्रोडक्ट्स को लोगों में और ज्यादा पसंद किया जाने लगा। अब वह पेप्सी कंपनी के बड़े अधिकारियों में लटीनो मार्केटिंग का गॉडफादर कहे जाने लगे। अंततः रिचर्ड मोंटानेज ने 2019 में रिटायरमेंट लिया, अपने पीछे छोड़ते हुए फ्लेमिंग हॉट चीटोस जैसी एक शानदार विरासत। तो ये थी आज की कहानी फ्लेमिंग हॉट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।